आप सभी को नमस्कार। मैं विनोद गढ़वाल आज एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनोद गढ़वाल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हम एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं। आज इस क्लास में हम एनसीईआरटी कक्षा 11 राजनीति विज्ञान की जो प्रथम पुस्तक है संविधान सिद्धांत और व्यवहार, उसके अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे को पढ़ना हमने शुरू किया है पिछली क्लास में। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संविधान का परिचय, संविधान किसे कहते हैं, संविधान हमें क्या आवश्यकता है या हमें संविधान की क्यों आवश्यकता है, संविधान के क्या कार्य होते हैं। और आज इससे आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे कि संविधान को प्रचलन में लाने का क्या तरीका है। हम आज की क्लास शुरू करें उसके पहले मैं आपको 1-2 मिनट में पिछली क्लास का रिवीजन करा देता हूं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान वह दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से किसी भी देश की सरकार चलाई जाती है। सरकार को चलाने के लिए नियम, कानून, कायदे एवं अधिकार शक्तियों का विभाजन इस दस्तावेज में दिया जाता है। इसे ही संविधान कहा जाता है। संक्षेप में हमने देखा था कि नियमों के संग्रह को संविधान कहते हैं। फिर संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, इसके तहत हमने 4-5 बिंदु कवर किए थे। राष्ट्र आपस में तालमेल और विश्वास बढ़ाता है। निर्णय निर्माण की शक्ति प्रदान करता है संविधान। संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है। साथ ही साथ सरकार जनता की आकांक्षाओं को कैसे पूरा करे इस हेतु क्षमता प्रदान करता है। और बाद में हमने देखा था कि कोई भी देश का संविधान उसको राष्ट्रीय बुनियादी पहचान कैसे दिलाता है। ये सभी संविधान के कार्य थे। आज इसके आगे हम पृष्ठ क्रमांक 10 पर पहुंच गए हैं और आज हम पढ़ेंगे संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। देखिए, किसी भी देश का संविधान कैसे अस्तित्व में आया है, कैसे संविधान बनाया गया है, या इस संविधान को बनाने के लिए कहां से और कैसे शक्ति प्राप्त हुई है, ये सारी बातें एक संविधान की सफलता के लिए आवश्यक है। संविधान को किस तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है, उसका प्रचलन में लाने का तरीका क्या है। कुछ देशों के संविधान अप्रिय लोकप्रिय नेताओं द्वारा या सैनिक शासकों द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिसके कारण वे निष्क्रिय हो जाते हैं। जबकि भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के संविधान सफल संविधान माने जाते हैं। इनकी सफलता इस कारण से है क्योंकि ये सभी संविधान एक लंबे राष्ट्रीय आंदोलन के उपरांत बनाए गए हैं। कुछ देशों के संविधान तैयार करते समय जनमत संग्रह कराया गया, जिससे संविधान के पक्ष और विपक्ष में मत दिए गए। किंतु भारतीय संविधान को जब बनाया गया तो इसके लिए किसी भी जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे संविधान को भारी वैधता प्राप्त हुई है क्योंकि जिन संविधान निर्माताओं ने संविधान को तैयार किया वे यह बताने में सफल रहे कि वे व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने के लिए संविधान का निर्माण नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश की जनता को सामूहिक जिम्मेदारी और सर्वांगीण विकास के लिए संविधान का निर्माण किया जा रहा है। हम एक उदाहरण देखें। आज हमारे देश में सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी चला रही है और इसके नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने अभी निर्णय किया है, सभी से अपील की है कि कोरोना महामारी है, इस कोरोना महामारी से बचने के लिए आप सभी लोग घर में रहें। तो इससे मोदी सरकार अपना प्रभाव नहीं बढ़ा रही है, वह जन सामान्य की रक्षा के लिए यह अपील कर रही है कि हम लोग घर पर बैठें, सुरक्षित रहें और
यदि हमको आवश्यक कार्य से जाना है तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, ताकि हमको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो जनता को यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार से हमें नियमों का पालन करना है। यदि जनता यह समझती है कि नियम उसके हित में है तो वह संविधान सफल हो जाएगा, यानी कि उसका प्रचलन का जो तरीका है वो सफल माना जाएगा। संविधान को सफलता प्राप्त इसलिए भी हुई क्योंकि हमारा संविधान एक लंबे संघर्ष के बाद बनाया गया। आप सभी को पता है कि हम लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे और गुलामी के उपरांत हमारे देश का संविधान तैयार किया गया जब देश आज़ाद हुआ। तो लोगों को एक यह भी भय था कि यदि हम नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर हम दोबारा भी गुलाम हो सकते हैं। तो संविधान को भारी विविधता व्यक्तियों के प्रभाव से भी मिलती है। यदि व्यक्तियों का प्रभाव अच्छा है तो कुछ हद तक संविधान सफल माना जाता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है संविधान के मौलिक प्रावधान। देखिए, कोई भी संविधान तभी सफल होगा जबकि लोग उसका आदर करेंगे, लोग उसका सम्मान करेंगे, जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करेंगे, और लोग तभी पालन करेंगे जबकि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। उदाहरण के लिए बहुसंख्यक लोगों को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिससे वे अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करें। ऐसी स्थिति में जो अल्पसंख्यक हैं वे संविधान का आदर नहीं करेंगे। यदि संविधान का आदर करना है तो आपको सभी को समान अधिकार देना होंगे। कुछ विशिष्ट समूहों को अधिकार दिए गए हैं जिससे वे निचले समूहों का शोषण कर सके, तो निचले समूह कभी भी संविधान का आदर या सम्मान नहीं करेंगे। संविधान का सम्मान सभी लोग करें, इसलिए समानता और स्वतंत्रता का भाव सभी को एक समान देना होगा। सभी को यह विश्वास दिलाना होगा कि सभी के लिए समान न्यायपूर्ण ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा। जब हम यह विश्वास दिला देंगे तो संविधान की मौलिकता सिद्ध होगी और वह सफल संविधान बन सकेगा। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है नेपाल के संविधान का निर्माण और विवाद। संविधान बनाना कोई सुगम कार्य नहीं होता है। संविधान बनाना एक बहुत जटिल प्रक्रिया और एक बहुत कठिन कार्य होता है। जब से नेपाल स्वतंत्र हुआ है तब से सन 1948 से नेपाल में 5 बार संविधानों का निर्माण किया गया है। 1948, 1951, 1959, 1962 और 1990। 1990 में नेपाल में बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया, किंतु ये सभी संविधान नेपाल के राजा द्वारा प्रदान किए गए थे। जनता लगातार संविधान सभा द्वारा अपने लिए संविधान की मांग कर रही थी। नेपाल के कुछ समूह जो हैं वे राजतंत्रात्मक व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे, वहीं कुछ लोग संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार करना चाहते थे। वे राजा की जो भूमिका है उसको कुछ सीमित करके संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना चाहते थे। ऐसे में लगातार जनता संघर्ष करती रही। अक्टूबर 2002 में राजा ने सभी शक्तियां अपने हाथों में ले ली। इसके बाद राजनीतिक दल और कई संगठनों ने स्वतंत्रता संविधान के लिए आंदोलन किए। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी इन जन आंदोलन में सबसे आगे रही। जनता के भारी दबाव में वर्ष 2008 में नेपाल में राजतंत्र को समाप्त कर लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई और इस चुनी गई सरकार ने राजा की सभी शक्तियों को सीमित कर दिया, खत्म कर दिया और अंततः 2015 में नेपाल में नए संविधान को अपनाया गया।
मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आ रहा होगा। आपकी किताब में जो लिखा है वह मैं अपने शब्दों में आपको समझाते जा रहा हूं। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है संस्था का संतुलित रूपरेखा। देखिए, किसी भी संविधान को सरकार कभी भी नष्ट नहीं करती है। प्रायः जनता का छोटा सा समूह ही संविधान को नष्ट कर सकता है। संविधान को नष्ट ना किया जाए और कोई भी किसी भी प्रकार की संस्था को एकाधिकार ना दिया जाए, इस हेतु कई प्रयास किए जाते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान द्वारा शक्तियों के विभाजन स्पष्ट रूप से किया गया है। सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के मध्य शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है, बांटा गया है, ताकि कोई भी एक संस्था शक्तिशाली ना रहे और समूह में किसी भी प्रकार के संविधान को कोई हानि ना पहुंचे। साथ ही साथ स्वतंत्र निकाय चुनाव आयोग को भी संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत निर्वाचन या चुनाव की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न कराई जाए और कोई भी यदि एक संस्था शक्तियों का अतिक्रमण करना चाहती है तो दूसरी संस्था उसके अतिक्रमण को नष्ट कर देती है, जिससे हमारा संविधान सुरक्षित रह पाता है और आज तक हम एक सफल संविधान को बनाने में सक्षम रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो अभी इसे लाइक करें, अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन घंटी को अवश्य दबा दें ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अब हम देखते हैं हमारा संविधान कैसे बना, भारत का संविधान कैसे बना। देखिए, हम लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे और इस गुलामी के चलते हम पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज जैसे नियम कानून बनाते थे, हम उसी हिसाब से हमारा देश चलाते थे। किंतु हम एक लंबे समय से स्वराज्य की मांग कर रहे थे। स्वराज्य का मतलब होता है स्वयं का शासन। हम हमारे लिए अपने नियम कानून स्वयं बनाएं और उन नियमों से ही हम अपने देश को चलाएं। इन नियमों को बनाने के लिए एक संविधान सभा की आवश्यकता थी। औपचारिक रूप से संविधान सभा का गठन सन 1946 में किया गया। अविभाज्य भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। यद्यपि दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के मध्य भारत का संविधान तैयार किया गया, किंतु इसकी रूपरेखा बहुत पूर्व ही लिखी जा सकती थी। सन 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, जो कि भारत में संविधान सभा के गठन कराना चाहता था, किंतु मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और क्रिप्स मिशन वापस चला गया। जुलाई 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में आई और लेबर पार्टी ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। देखिए, कोई भी जब सरकार बनती है तो किसी भी देश को यूं ही छोड़कर नहीं जाती है, तो इसके लिए एक प्रॉपरली सत्ता का हस्तांतरण किया जाता है और उस सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संविधान सभा होती है जो कि नियम कानून बनाती है। तो कैबिनेट मिशन सन 1946 में आया। कैबिनेट मिशन ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों के मंत्रियों का एक समूह था, समिति थी, जिसने भारत में संविधान सभा की समूची रूपरेखा तैयार की। तो अविभाज्य भारत में संविधान सभा गठित की गई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की
पहली बैठक आयोजित की गई। 14 अगस्त 1947 को दोबारा विभाजित भारत की संविधान सभा की बैठक हुई। देखिए, कैबिनेट मिशन 1946 में जब भारत आया था तो उसने इसके मापदंड तैयार किए। मापदंड क्या? सन 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा जो चुनाव हुए थे प्रांतीय विधानसभा के लिए, प्रांतीय विधानसभा यानी कि जो प्रांत ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, प्रांत यानी कि राज्य, तो उस समय जितने भी राज्य थे ब्रिटिश सरकार के तहत, उनमें विधानसभाओं के चुनाव हुए थे और तय किया गया कि इन्हीं विधानसभाओं के सदस्य जो हैं वो अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे। तो संविधान सभा को चुनने के लिए संविधान सभा का आयोजन किया गया और जो है समुचित रूप से एक संविधान सभा का गठन किया गया और पूरे संसदीय क्षेत्र को जो है संविधान सभा के लिए 3 समुदायों में बांटा गया, मुस्लिम, सिख और सामान्य। इन 3 श्रेणियों में सीटों को बांट दिया गया। कुल मिलाकर संविधान सभा के लिए 389 सदस्य निर्वाचित होना थे। इनमें से 292 सदस्य जो थे वो प्रांतीय विधानसभा से चुनकर आना थे, 93 सदस्य जो थे वे देसी रियासतों से चुनकर आना थे और शेष 4 चीफ कमिश्नरी से चुनकर आना थे। तो इन 292 सदस्यों के लिए यह मापदंड बनाया गया कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य निर्वाचित होगा, यानी कि 10 लाख के आबादी अनुपात 1 को चुना जाएगा। लगभग उस समय भारत की जो जनसंख्या थी कुल मिलाकर 39 करोड़ के आसपास थी। तो इस हिसाब से 389 सदस्य निर्वाचित करने का निर्णय हुआ था। तो 292 सदस्य तो प्रांतों से चुनकर आएंगे, 93 सदस्य देसी रियासत, छोटी छोटी सी रियासतें थी वहां से चुनकर आना थे और इन 93 सदस्य के लिए देसी रियासतों के परामर्श से निर्वाचन होना था, जबकि 292 का अप्रत्यक्ष विधि से निर्वाचन किया जाना था। तो तीनों समुदाय मुस्लिम, सिख और सामान्य सीटों के लिए चुनाव किया गया अप्रत्यक्ष विधि से। समानुपातिक मत पद्धति एकल संक्रमणीय। अब इसकी माथापच्ची हम नहीं करेंगे क्योंकि जब अध्याय 3 हम पढ़ेंगे तो उस समय हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। बस अभी आपको इतना याद रखना है कि 389 सदस्य का निर्वाचन हुआ और जिसके लिए समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति को अपनाया गया। तो सदस्य चुन लिए गए। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। संविधान का स्वरूप। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई और माउंटबेटन योजना से यह तय हो गया कि अब भारत का विभाजन होगा। भारत 2 देशों में विभाजित हुआ, भारत और पाकिस्तान। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत यहाँ पर लागू किया गया। अब संविधान सभा में वास्तविक संख्या घट गई और घटकर 299 रह गई, क्योंकि पाकिस्तान से जो निर्वाचित सदस्य थे वे अलग हो गए। ऐसे में भारतीय संविधान सभा में कुल मिलाकर 299 सदस्य रहे। इन 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने संविधान सभा ने जब संविधान को आत्मर्पित किया 26 नवंबर 1949 को, तो उस पर हस्ताक्षर किए। यानी कि कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने हमारे संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय संविधान में सभी वर्गों को, सभी धर्मों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। अनुसूचित जाति के 26 उम्मीदवारों को चुनकर रखा गया, जबकि विभाजन के पश्चात
संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व रहा। कांग्रेस के 82% सदस्य संविधान सभा में चुनकर आए थे। फिर भी कांग्रेस के इन वर्चस्व के बावजूद कांग्रेस पार्टी में सभी धर्मों के, सभी समुदायों के लोगों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया था। सतही तौर पर यह बताया जाता है कि हमारा संविधान कैसे बनाया गया। यद्यपि हमारा देश का संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कर आधार पर नहीं किया गया था, फिर भी प्रतिनिधि परक संविधान सभा का निर्माण किया गया और हमारे संविधान सभा के जो निर्माता थे उन्होंने बखूबी भारतीय संविधान को तैयार किया। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप यहाँ पर संविधान सभा को बहुत विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। संविधान सभा को लेकर मैंने एक विस्तार से वीडियो बनाया है जिसमें संपूर्ण संविधान सभा ने कैसे कामकाज किया है, कब कब उसकी बैठक हुई, तमाम जानकारियां दी है, तो आप उसको देख सकते हैं। यदि आपको चैनल पर नहीं मिले तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं संविधान सभा के वीडियो की लिंक आपको उपलब्ध करा दूंगा। यद्यपि हमारे देश का संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर तैयार नहीं हुआ था, फिर भी एक प्रतिनिधि परक जरूर इसे बनाया गया था और हमारे संविधान निर्माताओं के धैर्य की यहाँ पर हमें प्रशंसा करना चाहिए, क्योंकि भारी दबाव के बीच उन्होंने न केवल संविधान को तैयार किया, संविधान का निर्माण किया, बल्कि जो विभीषिका उपमहाद्वीप में विभाजन से उत्पन्न हिंसा हुई थी उससे सबक भी सीखा और सबक यह सीखा कि सभी नागरिकों के समान अधिकार कैसे रखे जाएं, धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के अधिकार वंचित ना हो, सभी को समान अधिकार मिल सके, इसकी समुचित व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने की है। सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्यायपूर्ण संविधान में उचित प्रावधान किए गए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर अवश्य कर दें। अब आप कुछ प्रश्न नोट करें जिनके उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 1, किन देशों के संविधान सफल संविधान माने जाते हैं? किन देशों के संविधान सफल संविधान माने जाते हैं? नंबर 2, भारत का संविधान किस योजना का परिणाम है? भारत का संविधान किस योजना का परिणाम है? नंबर 3, भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं? नंबर 4, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? और प्रश्न क्रमांक 5, भारत के संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में करें। अब नेक्स्ट क्लास जब हम कल लेंगे तब हम पढ़ेंगे संविधान के कामकाज की शैली और उसके आगे का। 16 पेज आज हम खत्म कर चुके हैं, 17 पेज से हम कल क्लास कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। Pause button.